दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा का जो चुनाव है लोकसभा का वो निपट गया है और पोलिंग रही है वो 60% के आसपास रही है। तो पोलिंग का जो आंकड़ा कम रहा है वो किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है, इस बारे में बात करेंगे। और जैसे ही पोलिंग खत्म होते ही जो सटोरियों का जो रेट है वो भी मार्केट में आ गया है। कहीं कांग्रेस को अब दिखा रहे हैं, कहीं बीजेपी को अब दिखा रहे हैं, तो उस बारे में विस्तार करेंगे और सभी 10 लोकसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे। कहाँ कौन भारी पड़ता दिख रहा है, आज के चुनाव का ट्रेंड क्या रहा। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं सतीश त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार। और ठीक हो सर? सब बढ़िया जी। सबसे पहले तो हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो वोट कम हुआ है इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा या बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, एक तो 60% के आसपास मतदान हुआ है और इतनी भीषण गर्मी में अगर 60% लोग भी चल के आए हैं जी, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हो गए, ये और भी खुशी की बात है। देखिए, वोट का प्रतिशत शहरों में अलग है, गाँव में अलग है जी। अगर शहर की बात करें तो वहाँ का पूरा एक इलेक्शनियरिंग का एक सिस्टम अलग होता है, गांव का अलग होता है। तो शहर में और गांव में बराबर गर्मी पड़ी है जी, लेकिन शहर का आदमी गर्मी ज़्यादा मानता जी। है, तो उनका निकलना कम हुआ है। और ओवरऑल परसेंटेज ये 60 के, तो अभी ये कहना कि शहरी क्षेत्रों में कितना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, ये इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा फाइनल डाटा आने के बाद पता चलेगा, फाइनल डाटा आने का। लेकिन ये है कि 60% मतदान का मतलब इससे कुछ ये नहीं लगता कि ये किसके पक्ष में जा रहा है, खिलाफ जा रहा है जी। और ये भी डिपेंड करेगा शहरी क्षेत्रों में क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। शहरी क्षेत्रों में अमूमन ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। हर एक लोकसभा क्षेत्र में जहाँ भी शहरी क्षेत्र हैं या कस्बाई क्षेत्र हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा आधार है। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ इन रोड्स बनाए हैं, वो गई है, लेकिन अभी मोटा मोटी ये मानते हैं कि ग्रामीण अंचल जो है वो कांग्रेस से प्रभावित है या लोक दलीय राजनीति जो है उससे प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी मूलतः शहरों की पार्टी है। तो अभी ये कह पाना कि किसके पक्ष में जा रहा है किसके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि वोटर मौन है, चुप है, बोल नहीं रहा। कोई अंडर करंट तो जरूर लोग कह रहे हैं कि लेकिन वो किसके पक्ष में जा रहा है ये तय नहीं हो पा रहा, लहर कोई है नहीं। तो ऐसे में ये प्रेडिक्ट करना कि जो लोग निकले हैं किस तरफ जा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमारे पास मोटा मोटा अगर आप भी प्रयास करेंगे एक पत्रकार होने के नाते तो कोई आपको बताएगा नहीं। बिल्कुल। अब आपको अपनी कलाकारी उसमें दिखानी पड़ेगी। अगर आप उससे ये पूछें कि आप किस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं और अगर वो कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह की चीजें है ना और बिजली पानी की समस्या है, तब आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कांग्रेस की तरफ इसका रुझान है। और अगर वो कहता है कि हमें तो राष्ट्र को सशक्त करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, मोदी जी ने डंका बजा दिया और पूरे विश्व में ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें, भावनात्मक मुद्दे जाओगे तो आप थोड़ा मतलब आपके लिए बहुत ही आसान क्या बिल्कुल तय हो जाएगा कि इसकी सोच किस तरफ जा रही है। तो शहरों में ये वाला जो पार्ट है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा बनस्पत गाँव के। गाँव का आदमी चूंकि एक बहुत अमीरी तो वहाँ है नहीं, साधन का और सुख सुविधाओं का अभाव है, तो उसकी जिंदगी से जो जुड़े मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हरियाणा में एक नया ट्रेंड है कि ये जो कास्ट के आधार पर जो राजनीति यहाँ शुरू हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों में गांव में भी प्रवेश कर चुकी है। तो वहाँ जो गांव का मतदाता है वो भी अपनी जो उसकी बुनियादी समस्या है उनसे मुंह फेर लेता है कई बार, और वो भी इस तरह की बात करता है कि राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दी, और क्या चाहिए। तो करमपाल जी, इस पूरे माहौल में ये तय करना कि किसकी हवा चल रही है, किसके पक्ष में जा रही है, सिर्फ अनुमान लगाना है, अटकलें लगाना है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर आप चैनल्स देख लीजिए सोशल मीडिया पे, तो वो कह रहे हैं कि आंधी आ रही है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के फट्टे चक देते हैं ना, कुछ नहीं बचा है और सारी की सारी सीटें। लेकिन आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ कि ऐसी स्थिति है नहीं है। तो कमोबेश हम शुरू से ये मान कर चल रहे थे कि जो आधार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, शुरू में जो कहते थे कि 9-1 की स्थिति है, धीरे धीरे कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उसमें बड़ा बदलाव है। इलेक्शन फेजेस में होता है। पहला जो चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी को वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मिली। चूंकि प्रत्याशी सारे मजबूत स्थिति थे आमतौर पे और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी गंभीरता को महसूस भी किया है और उसके बाद में उनको चिंता हुई है। तो मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ कि
डिपेंड करेगा मार्जिन पे। देखिए केवल जीत हार ये नहीं होती जी। वैसे तो ठीक है अगर कितनी सीट जीतेंगे, लेकिन आप हारने वाले पक्ष की आप देखना मानसिकता, वो क्या कहेंगे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम हारे हैं, या कोई ना कोई तर्क ऐसा देंगे पिछली बार की अपेक्षा हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, या फला क्षेत्र में हम ये आगे चल रहे हैं, है ना, और इतने असेंबली सेगमेंट्स में हम हमारी स्थिति थी अब ये सुधरी है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पिछली बार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के संभावित विजेताओं का मार्जिन लाखों के बजाय हजारों में जा रहा है, तो हमें ये तो संदेह तो पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है, और ये हो रहा है जी। हरियाणा में आज मैं ये नहीं कह सकता कि करनाल से संजय भाटिया 6 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, कृष्णपाल गुर्जर 6 लाख से जीते, केवल दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के, दीपेंद्र 7,000 का मार्जिन था, वहाँ करीब 1.25 लाख का मार्जिन था, उसके अलावा सब 3 लाख से लेके ऊपर से जीते 6 लाख की कैटेगरी में। बिल्कुल। वो जो मार्जिन है ये लगातार कम होता जा रहा है, वो लाख से भी नीचे का सब सीटों का। हाँ, अब कितना होगा ये देखना मुश्किल होगा। रोहतक में और सोनीपत में चूंकि मार्जिन बहुत कम था जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की लीडरशिप इस बात को लेकर चिंतित थी कि दोनों गढ़ हमारे हाथ से निकल गए कि अब आगे इनमें सुधार करें, तो उन्होंने पूरी ताकत यहाँ ठोकी है। इतना मैं कह सकता हूँ कि आज रोहतक जहाँ बैठे हैं कांग्रेस का प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हो सकता है बहुत 1 लाख 1.5 लाख के मत से ना जीते, लेकिन एक कंफर्टेबल पोजीशन में है वो जीत रहा है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अरविंद शर्मा है, उनकी एक परेशानी भी आपने देखी होगी पिछले टाइम में भी, कल परसों एक फोटो आया, शायद कल ही आया, कि वो इंद्रजीत के साथ लंच कर रहे हैं, और उस फोटो को बड़े पैमाने पर उन्होंने वायरल किया है। इसका मतलब सिर्फ ये था, और उन्होंने साथ में जुड़ा कि अब कोसली में मार्जिन बढ़ेगा, 1 लाख से ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ये मानती थी कि हमारी हवा खराब है ना, और उन्होंने कोसली और इंद्रजीत के माध्यम से जिस तरीके से इसका प्रयोग किया, उससे ही संदेश देने की कोशिश की है, और सबने ये माना है कि वास्तव में वो हालत कमजोर थी और अब भाजपा दिखा रही कि सब ठीक है। तो रोहतक में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी मुझे उतनी कंफर्टेबल नजर नहीं आती जितना वो दिखाती है। और सीटों पर बात करेंगे, उससे पहले एक और जो दर्शक जानना चाह रहे हैं, ये जो सटोरिये हैं सर, सट्टा बाजार का जो भाव आता है, और बहुत सारे दर्शक समझना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जैसे कांग्रेस का भाव लगा दिया 65 और बीजेपी का लगा दिया 75, तो बोले जी जीत कौन रहा है इसमें, जीतने वाला सट्टा कौन सा, 65 वाला है या 75 वाला, ये थोड़ा सा समझाओ। देखो सच ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कर्मपाल जी, मैंने कभी सट्टेबाजी नहीं करी, ना मैं इन चीजों को समझता, पर ये सुना है जो मेरी समझ है कि जिसका जितना कम रेट है उसकी जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल यही रहता है, इतनी जानकारी मुझे सिर्फ है। और हम तो केवल जो समीकरण है, जो माहौल बन रहा है, उसको देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं, और वो भी इतने खरे नहीं होते कि बिल्कुल हमने जो कह दिया वही होने जा रहा है ना, इतना कोई नहीं बता सकता। और वो बता इसलिए नहीं सकता कि आपका मतदाता साइलेंट है, मुखर है, वो नहीं बता रहा कुछ, और जब वही नहीं बता रहा तो हमारे पास कुछ छोटे मोटे टूल्स रह जाते हैं जो मैंने आपको बताई, इशू बेस्ड है या इस तरह की चीजें, या आपके पास में एक कास्ट के फैक्टर्स होते हैं कि भाई ये इसका मान लिया नायब सिंह सैनी को बना दिया, वो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी वोट का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ेगा, या सैनी समुदाय से वो आते हैं तो सैनी जो है करीब 80, 85 या 90% तक सैनी उनको दे सकते हैं। या हम ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार कभी प्रदेशों बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, तो जाट समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा वहां जाएगा। तो मोटे मोटे इस आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम गुड़गांव की बात करें और भिवानी महेंद्रगढ़ की, मेरी समझ ये है कि कास्ट इक्वेशन जैसी चल रही है, यादव समुदाय जहाँ आइडेंटिटी का सवाल है, अस्मिता की राजनीति का सवाल है, यादव समाज क्यों ना ये चाहेगा कि उसके 2 MP बने। बिल्कुल, तो वो गुड़गांव में इंद्रजीत की मदद कर सकता है और इसकी दान सिंह यहाँ कर सकता है। मोटी मोटी समझ तो ये है, और इसमें समाज ही तय करेगा उसको क्या चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हम मोटा मोटा में आकलन करते हैं, तो मुझे लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है उस पर अवधान सिंह की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। जी, वहाँ मेरे भी कुछ साथियों से बात हुई है जो महेंद्रगढ़ इलाके से हैं, उनका भी ये कहना है कि राव इंद्रजीत की रैली और फिर महेंद्रगढ़ में मोदी की रैली वो ज्यादा असर नहीं दिखा पाई, और जो अहीर वोट है वो ज्यादातर दान सिंह को ही जा रहा है। हाँ,
उसमें और फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब बुनियादी बात है अग्निवीर योजना है, वो महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र में है और अपने झज्जर वाला ये एरिया है जो सैनिकों की जहाँ महत्ता है बहुत ज़्यादा, रोहतक में भी है, वो इशू वहाँ सीधे सीधे उनकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर मिलेंगे, जैसे हम GT रोड बेल्ट पर चले जाए, किसानों का आंदोलन वहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय था। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं और इतनी MSP नहीं दी और उनके साथ अत्याचार हुआ है तो वो एकदम से सारी चीज़ों को भूल के केवल कास्ट को आधार मान के वोट देंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो ये जो मोटा मोटा अहिरवाल का क्षेत्र है इसकी बात करें या गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें, वहाँ के अपने और इश्यूज हैं सारे के सारे। बिल्कुल। तो कास्ट इक्वेशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम मोटा मोटा ये अनुमान लगाते हैं और उसी आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है तो कांग्रेस को कंफर्टेबल होना चाहिए। जी बिल्कुल, है या नहीं, कंफर्टेबल है, लगभग यही ग्राउंड की रिपोर्ट यही है। हाँ जी। और एक जी एक और आप कह रहे थे जैसे शहर का जो वोटर है वो आमतौर पर भाजपा का माना जाता है, लेकिन जैसे हम फरीदाबाद की ही बात करें जो शहरी वोटर है वो भी वहाँ कृष्णपाल गुर्जर से छिटके है उधर से। देख, शहरी वोटर की जो मानसिकता है वो बड़ी अजीबोगरीब है। शहर में कितनी जाति, हर जाति का आदमी शहर में मिल जाएगा, है ना। अब आप रोहतक शहर को देखिए कि आउटर स्कर्ट्स पे इतनी जाट कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटीज आ गई हैं कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का चरित्र ही बदल गया, बिल्कुल, है ना। और मेनली हम शहर की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हरियाणा में उभरता है पंजाबी समुदाय, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो लोकल और नॉन लोकल का वो रिप्रेजेंटेशन करता है। यूँ तो बनिया समाज भी है लेकिन लोकल आदमी का हरियाणा का बनिए को अपने करीब मानता है, बिल्कुल, बेशक उसकी मजाक उड़ा ले, कुछ भी कह दे उसको, लेकिन उसको अपने करीब मानता। हरियाणा का लोकल का और जो ये आपका माइग्रेटेड समाज इसका बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो कल्चरली हम लोगों से डिफरेंट है। तो उस आधार पर हम ये मानते हैं। तो अगर पंजाबी कम्युनिटी को देखें तो वहाँ ऐसा तो है नहीं। अब जैसे पिछले चुनाव में रोहतक से भारत बत्रा कांग्रेस के पंजाबी कैंडिडेट थे, वो जीत गए और जो अच्छे प्रभावशाली नेता रहे मनीष ग्रोवर वो हार गए। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। शहर का मतदाता एक बड़ा भांप लेता है कि सरकार किसकी बन सकती है, तो वो उसके आधार से वोट देता है। पूरी पंजाबी कम्युनिटी जो आई है 47 के बाद माइग्रेटेड होकर, आप देखिए कि वो लोकदल वालों को तो वोट देते नहीं, बिल्कुल, थोड़ा वो GT रोड पर देते दे दें, लेकिन जो विशुद्ध शहरी क्षेत्र है वहाँ पे वो या तो कांग्रेस को देंगे या भाजपा को देंगे। और दोनों ही वर्गों में एक कट्टर सेक्शन भी होता है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो शिफ्ट होती रहती है। क्या सभी 10 सीटों का हम थोड़ा एक मोटे मोटे नजर घुमाएं कहाँ कौन एज में रहा इस बार? जरूर, फरीदाबाद से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ, फरीदाबाद में बहुत क्लोज कंटेस्ट है और कृष्णपाल गुर्जर से महेंद्र प्रताप किसी मायने में कम नहीं है। महेंद्र प्रताप ही वहाँ भारी पड़ते दिख रहे हैं। और गुरुग्राम में राव इंद्रजीत की धारणा इतनी लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज है कि ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत को कौन हरा सकता है। और राज बब्बर तो बाहरी आदमी है और शहरी आदमी है, वो उसको नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यादव समुदाय से ज़्यादा वहाँ पे मेव है, मुस्लिम से, है ना। और चूँकि अब ये उनको राज बब्बर को ये बताया गया है कि वो OBC की A कैटेगरी से आते हैं, तो अगर ये मैसेज कहीं गया है और OBC की A कम्युनिटीज ने ये माना है कि भाई हमारा आदमी है उस अर्थ में। प्लस जो कैप्टन अजय यादव ने, मुझे भी सूचना है, बहुत ऑनेस्टली उसकी मदद की है राज बब्बर की, तो यादव समुदाय का भी एक अच्छा बड़ा वोट बैंक मिल सकता है उसको। और जो एक बिल्कुल उनके जो स्टारडम है फिल्मों का, ये उन सबको लेके भी और OBC A वाला भी और मेव कम्युनिटी वाला भी, 4-5 फैक्टर से बनते हैं जिस पे मुझे ये लग रहा है कि राज बब्बर को सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते। वो भी कड़ी चुनौती राव इंद्रजीत को दे रहे हैं। एंटी इंद्रजीत, एंटी मोदी, एंटी खट्टर, वो सारी वो भी वोट उसको मिलने जा रहा है। जी, उसके बाद भिवानी की भी हमने चर्चा करी ली, दान सिंह थोड़ा वहाँ, और रोहतक भी यहाँ दीपेंद्र मौजूद है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, मोहनलाल बड़ौली। सोनीपत में कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी दिया नॉन जाट दे के, लेकिन अगर वो कोई किसी और कम्युनिटी से ले लेते ज़्यादा बेहतर था। और फिर भी मेरी सूचना यह है कि वो जींद जिले के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भी जो शहरी हल्के हैं, सिर्फ सोनीपत को छोड़ दें तो पार्टी को थोड़ी बढ़त मिली हुई है, तो कंटेस्ट तो वहाँ भी है। बिल्कुल, लेकिन किसको आजमाने, सतपाल ब्रह्मचारी को? मैं दोनों को बराबर मानना। हालांकि मेरी अभी सोनीपत के एक सीनियर पत्रकार साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी सोनीपत को थोड़ा हम छोड़ दें तो बाकी खरखोदा से बहुत अच्छी लीड है, गोहाना बड़ी फाइट है, गनौर में भी थोड़ी सी लीड है, और इसी तरह से आपका
मतलब वहाँ के 500 हल्कों में से सिर्फ सोनीपत को छोड़ के सब में लीड है। और यहाँ जींद की हम बात करें तो जुलाना बहुत अच्छी उनको लीड दे रहा है सतपाल ब्रह्मचारी को 30,000 प्लस की। और जींद प्रॉपर की बात करें तो वहाँ 5-10 का हेर फेर है, वो बड़ौली को ज़्यादा लग रहा है। जो मेन शहर है जहाँ पर पंजाबी वोट बैंक है और पुराना शहर का जो ब्राह्मण है, वहाँ थोड़ा सा बड़ौली को बढ़त है। आउटर के इलाकों में फिर ब्रह्मचारी भारी पड़ रहे हैं। देखिए दोनों ही चेहरे ऐसे थे कि कोई नाम चिन्ह नहीं थे। सतपाल ब्रह्मचारी तो चूंकि उनका कार्य क्षेत्र हरियाणा से बाहर रहा है, और मोहनलाल बड़ौली भी कोई बहुत ऐसे कोई जन मास के लीडर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उसे आपने देखा उस इलेक्शन में कोई मजा भी नहीं आया उस तरीके का। कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं था। जैसे रोहतक वाला है, हिसार वाला इंटरेस्टिंग है, भिवानी का इंटरेस्टिंग है, तो सोनीपत में वो चीज मिसिंग थी, वो वाला एलिमेंट। मतलब चुनाव का जो रोमांस था वो नहीं दिखा गया। वो तभी होता है कि जब दो दिग्गज आपस में टकराते हैं। बल्कि रोमांस थोड़ा था तो ब्रह्मचारी के नाम, उनका ओरा, व्यक्ति, तो उसके चलते तो थोड़ा रहा लोगों में। बड़ौली की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था। ये दिखा। अगर शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर ईमानदारी से और मेहनत की है अपने कैंडिडेट के लिए, तभी उनकी स्थिति को मजबूत कहा जाएगा। जी। और उसके बाद हम खट्टर साहब के पास चले तो देखिए खट्टर साहब मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे। उसका कारण करनाल और पानीपत बड़े शहर दोनों। हाँ नहीं, कोशिश ये की गई है कि वीरेंद्र मराठा को वहाँ से खड़ा करके रोड कम्युनिटी के वोट को काटने की कोशिश हुई है। अभय सिंह चौटाला ने उनको समर्थन दिया है, तो वो सोचते हैं कि जो थोड़े बहुत जाट उधर चले जाएंगे, और 22 वर्षा जो रोड कम्युनिटी कुरुक्षेत्र में आती है वो अभय सिंह को उसका फायदा मिल जाएगा। तो कुरुक्षेत्र और करनाल में अभय सिंह एक फैक्टर है जी। तो अगर सारी चीजें उनकी योजना के अनुसार होती हैं तो हो सकता है मार्जिन खट्टर साहब का कम हो जाए। लेकिन खट्टर साहब को पसीना तो आया था पिछले 10 दिन से, करनाल से बाहर नहीं निकल पाए। वो पसीना आना बड़ा स्वाभाविक है। मनोहर लाल खट्टर एक्चुअल में कोई बहुत खांटी नेता तो है नहीं जी। तो व्यवस्था ने उन्हें लीडर बना दिया। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगली मेरी जो भविष्य की राजनीति उसमें मैं अपने आप को लीडर सिद्ध कर दूं, है ना। तो उसके लिए करनाल का चुनाव जीत के भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जो दिव्यांशु बुद्धि राजा है उसके पास खोने को तो कुछ है नहीं, बिल्कुल। और पाने के लिए सब कुछ है कि आज वो अपने संबंधों की वजह से बहुत करीब हो चुके हैं जी। सोनिया गांधी परिवार के साथ भी और हुड्डा साहब के साथ भी। दूसरे मैं एक चीज ये कहता रहा हूँ करमपाल जी कि अगर जाट समुदाय 80-85% पोलराइज्ड है और ये वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है किसी कैंडिडेट को और थोड़ा हिस्सा भी और लोगों का मिलता है उनको, बेशक, तो ये संख्या की दृष्टि से ये कैंडिडेट जीतने की स्थिति में आ जाता है। सर जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स तो ये हैं, जो जाटों से ज्यादा जो चमार है वो चमार कम्युनिटी कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा पोलराइज्ड हुई है जाटों से ज्यादा जी। वो एक बहुत बड़ा मतलब हरियाणा में परिवर्तन लेके आने परिवर्तन है। अब जैसे रोहतक में बसपा के कैंडिडेट को बिठा दिया या बैठ गया जो भी है, और पिछली बार उसने अच्छे वोट लिए थे, करीब 30,000 के आसपास थे। तो ये जो अदर वाला फैक्टर, तीसरा फैक्टर, ये भी बड़ा मैटर करता है। भाई ये सारी चीजें ना इफ्स और बट पे ही है कि अगर ऐसा हो गया होगा तो ये है। हाँ, हरियाणा के दलितों के पास कोई चॉइस कांग्रेस के अलावा थी नहीं इस समय, क्योंकि वो मानते हैं कि बसपा को बहुत सीरियस प्लेयर यहाँ है नहीं। और उस स्थिति में चूंकि ये मुद्दा जो उठा था राहुल गांधी वाला, संविधान खतरे में है और अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा, इस नाते आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये चिंता मैंने भी महसूस की कि दलित कम्युनिटीज में है। चाहे वो रविदासिया समाज हो, वाल्मीकि समाज हो या कबीरपंथियों, सभी में ये बराबर सी है। और ये चिंता बैकवर्ड कम्युनिटीज में भी है। तो कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पूरी तरह से खारिज हो जाए। पहली बार ये चुनाव ऐसा हुआ पिछले 10 साल में कि राहुल मुद्दे उठा रहा था और मोदी और शाह उसको मतलब वो काउंटर कर रहे थे। मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ। मैं तो पहली बार मुझे मैनिफेस्टो पे बातें हुई मैनिफेस्टो पे, और नरेंद्र मोदी ने ये कह गया कि मुस्लिम लीग की छाप इस पे उसको उनके मैनिफेस्टो को बहुत बढ़ा दिया। और मैनिफेस्टो बहुत सरल था, उसमें 5 गारंटी हैं या 80 क्या वो 25 कुछ बता रखे हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, अग्निवीर के हैं और किसानों का MSP का। तो ये मुद्दे सीधे पक्की नौकरी वाला है, तो वो लोगों के जीवन को छू रहे थे।
तो जब हम ये कहते हैं कि सामान्य चीज़ें, तो ऐसे कोई कम्युनिटी कितनी किसी के साथ हो, लेकिन उसका एक हिस्सा 20-30% का जी वो मुद्दों के साथ भी जुड़ता है। बिल्कुल दूसरे एक जो हवा बनती है उसके साथ में अनडिसाइडेड वोटर चलता है। जाता है। अगर उसे लग रहा है कि ये सरकार बनने जा रही है तो वो हवा में बह जाता है। और सारा इलेक्शन प्रचार का मकसद एक्चुअल में हवा बनाना ही होता है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें कुरुक्षेत्र की सर, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, अभय चौटाला। आज की डेट में मुझे लग रहा है कि नवीन जिंदल कंफर्टेबल है जी, अभय चौटाला एक कारण। हाँ, अभय चौटाला जी। और वरुण मुलाना और बंतो कटारिया में बंतो कटारिया मुझे लग रहा है साफ साफ जीत रही है वहाँ से। जी, हालांकि वरुण मुलाना को कोई कमजोर वहाँ नहीं आ करा। कमजोर नहीं है, हर एक सीट पे कमजोर यूं नहीं हो सकता कि बाइपोलर मुकाबला है तो दूसरा जो है वो कमजोर तो हो नहीं सकता। तो वरुण के अपने पॉजिटिव पॉइंट है, बंतो के अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं, दूसरे इस बेल्ट में किसान आंदोलन का भी प्रभाव है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोज कंटेस्ट होते हुए एक एज बंतो को है, लेकिन वो ऐसी सीट है कुछ भी हो सकता है, हम ये मान के चले। हो तो कहीं भी कुछ भी सकता है बिल्कुल, किसी भी सीट पे। जी। उसके बाद सिरसा तो जीत ही रही है कुमारी शैलजा लगभग। सिरसा तो सबसे सेफ सीट तुलसी मानी गई है जी। उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि डेरा मुखी ने जो आदेश दिए अपने जी, फतवा जारी किया, तो हो सकता है वो मार्जिन को उतना ना रख पाए जितना सोच रहे थे कि शैलजा 3 लाख से जीतेंगी जी। तो हो सकता है मार्जिन कहीं जाकर वो 1-1.25 लाख टिक जाए जी। जयप्रकाश और रणजीत चौटाला का मुकाबला बड़ा फंसा हुआ रहा। हाँ, जेपी की बड़ी हवा थी जब टिकट मिली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रणजीत का इलेक्शन मजबूत हुआ, जेपी का इलेक्शन कम हुआ। क्या लगता है ओवरऑल गाँव में तो बड़ा जबरदस्त कांग्रेस को वोट मिल रहा है वहाँ भी? हांसी और हिसार दो बड़े शहर हैं। आम तौर पे जो लोग मूड बनाते हैं वो शहरों की हवा देख के बनाते हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्रों का असल पता तो गांव के लोगों की होता है सारा का सारा। तो ना तो जयप्रकाश कमजोर है और शहरी मदद के चलते ना रणजीत सिंह कमजोर है, और दोनों ही वेटरन पॉलिटिशियन लंबे टाइम से एक्टिव हैं। तो बाकी उसमें भी देखना पड़ेगा दोनों नैना सुनैना क्या प्रभाव डालती हैं थोड़ा बहुत, है ना। और बाकी जो प्रदेश भर में समीकरण जाती है वो हिसार पे भी मैटर करते हैं। क्या लगता है जेजेपी नैलो का सुपड़ा साफ होने जा रहा है हरियाणा में? वो तो खुद ही नहीं मानते रेस में कहीं कहीं भी ना, यानी कि दोनों का सुपड़ा साफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तो ये 50,000 भी क्रॉस मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ पे? हिसार में तो नैना भी सुनैना भी दोनों देवीलाल परिवार की बहू होने के बावजूद वो दोनों 50 बाइपोलर इलेक्शन में तीसरे आदमी का महत्व रहता नहीं है। वैसे आमतौर पर आप रिजल्ट देखना तो जो तीसरे चौथे कैंडिडेट होते हैं ना वो भी ठीक ठाक से वोट ले जाते हैं जी, हजारों में ले जाते हैं। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं बनेगी जी। क्या लास्ट आकलन 6-4 या 7-3 या 5-5? मैं तो सोचता हूँ बिल्कुल लाइटर मोड में कह रहा हूँ मैं, 5-5 दे तो दोनों को ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर है। हो सकता है कांग्रेस 5-6 सीटें ले जाए, 5-6 सीटें ले जाए, यानी कि कांग्रेस ही एज में ज़्यादा लग रही है। हाँ जी जी। चलो बहुत बढ़िया सर। और ये बहुत अच्छा, दर्शकों को क्या लग रहा है, किस तरह की वोट आपके शहर में गांव में डली है, क्या ट्रेंड रहा, थोड़ा आप भी कमेंट करके बताएं। और आप क्या मतलब महसूस किया आपने इस चुनाव में? लोगों ने मुद्दों के आधार पर वोट दिया, मोदी की गारंटी थी उसका कुछ असर दिखा, राहुल ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या असर दिखा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और त्यागी जी से लगातार बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार।